Dear students, welcome back to Taxation Law. We are in tax. Online students, hi, कैसे हो? सिर्फ हमारे बैच में एक यश के साथ मैं बहुत खुश हूं. उसने मेरे को बताया कि सर कुछ तो हो गया इसलिए मैं आज आ नहीं पाया क्लास में. वो टेस्ट देगा ऑनलाइन. बाकी कौन कौन एब्सेंट हो गए आज? ठीक है, आ जाएगा ना. आई थिंक वो कॉलेज करके उसको मैसेज डाल दो, जरा बोल देना सर याद कर रहे थे, है ना. और कौन कौन नहीं आया? संजोग ना तुम्हारा नाम? संजोग, कौन कौन नहीं आया अपने फ्रेंड्स में से? अरे वेद एब्सेंट है आज. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हाय. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हेलो. फरीद एब्सेंट है, बाप रे. हाय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड. आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज आ जाओ. हाँ यस, हाय, गुड आफ्टरनून मैथिली. गुड. इतने सारे लोग एब्सेंट. मेरे को जरा नाम बताते हो क्या? एक मिनट है, एक मिनट. एब्सेंट स्टूडेंट्स. हाँ, कौन कौन? यश इंटू ब्रैकेट इन्फॉर्म्ड. यश ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया. हाँ, और कौन कौन एब्सेंट है? आयुष के और सलील के और फरीद पठान और ओके. और आर्यन के तो घर पे कुछ हुआ ना, वो कहीं गया कुछ तो. अच्छा. और कौन है? अरे प्रार्थना मैडम. ओके. प्रार्थना इंटू ब्रैकेट इन्फॉर्म. उसने बेचारी ने मुझे बताया. हाँ, और प्रीति और चेतन को मैंने बहुत दिन से नहीं देखा है ना. नहीं, ऑनलाइन नहीं है वो. हाय गुरु, आप कैसे हो? गुड आफ्टरनून. आई एम गुड. आई एम गुड. हाउ नाइस ऑफ यू. यस. ओके, डन. इतने ही काफी है यार. जाने दो. अरे यार. प्रीति शिंदे. चेतन का सरनेम क्या है? जे. वेद का सरनेम क्या है? चलो अभी जाने दो. जो नहीं आए इसमें से दो लोग ने मुझे इन्फॉर्म किया. इसमें से दो तीन स्टूडेंट्स तो बहुत सिंसियर है, कुछ हुआ होगा उनको. तुम लोग आए ना तो आई एम हैप्पी विद यू. टेस्ट काफी आसान है, काफी अच्छा है. टेस्ट का ऑब्जेक्ट मल्टीफोल्ड है. नंबर वन, कल जबराट पढ़ाई की कि नहीं? कल पढ़ाई की कि नहीं? अगर नहीं की तो भी मन में प्रिक हुआ होगा, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, सुबह पढ़ लेता हूं. अरे सुबह लेट उठे तो फिर आज वो गिल्ट से पढ़ोगे. कुछ तो उसका इंपैक्ट होगा. आई एम अनेबल टू क्वांटिफाई, बट कुछ तो एक इंपैक्ट होता है. सी लाइफ में ये चीजें आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, यस और नो, बट कुछ तो इंपैक्ट होता है उसका. ठीक है. दूसरा ये इंपैक्ट होगा, आज अच्छा गया तो भी पढ़ोगे, आज गंदा गया तो भी पढ़ोगे. संडे आप मजा करोगे, यस और नो एवरीवन. और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मन में प्रिकिंग फीलिंग होगी, यार मैंने जितना पढ़ना चाहिए था नहीं पढ़ा. सो गुड. दैट इज व्हाट मेक्स यू एन एथिकल एंड अ गुड स्टूडेंट. सो गुड. आप पढ़ो अच्छे से. आई एम श्योर आपका काफी अच्छा टेस्ट जाएगा. मैंने क्या किया है कि टेस्ट को ना काफी एक्सटेंड तक थ्योरी डाली है उसमें, आपको ये बताने के लिए कि थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं. और एक टेस्ट हम लेंगे टैक्स का, मैं प्री अनाउंस करूंगा ऐप में, उसको डाल के रखेंगे 3-4 दिन पहले से ही. आई एम थिंकिंग मे बी दिस कमिंग थर्सडे, और वापस से सैटरडे को टेस्ट होगा. तो थर्सडे वाला जो टेस्ट होगा या वेनेसडे वाला जो टेस्ट होगा टैक्स का, इट विल बी प्योरली प्रैक्टिकल. ओनली क्वेश्चन खट 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 खट. ठीक है. सो अच्छे से प्रैक्टिस करो. ऐसा ऐसा ट्राई करेंगे. ऐसा ट्राई करेंगे. ओके ग्रेट. सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैथिली, नैतिक, गुरु, आप लोग सब कैसे हो? आई एम गुड डियर स्टूडेंट्स. हैव यू ऑब्जर्व वन थिंग एवरीवन,
कि सैटरडे को काफी ज्यादा ट्रैफिक हो रहे हैं। देखा है कि नहीं आपने? सैटरडे को काफी ट्रैफिक होता है। नहीं नहीं, मैं तो पूरा करवेनगर में मैं फंसी गया था। मैंने तुम्हें होशियारी मार के मैसेज किया कि 110 को शुरू करूंगा मैं, और मैं ही ट्रैफिक में फंसा। वो मैसेज डाला मैंने और मैं निकला, मैंने सोचा मैं आ जाऊंगा 15 मिनट में, मैं खुद ही ट्रैफिक में फंसा। एनीवेज, मेरा मेरा दूसरा लैपटॉप आई वाज यूजिंग, तो मेरा जो डोंगल है, आई एम अनेबल टू यूज द लैपटॉप नाउ। मेरा जो डोंगल है वो डोंगल नीचे रह गया। जस्ट गेट इट फ्रॉम माई कार। इन द मीन टाइम लिसन लिसन एवरीवन, लिसन। कल का जो होमवर्क है, कल का जो होमवर्क है वो सब लोग ने किया क्या? डिड यू ऑल सॉल्व इट? कि आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना था जहां पे मार्जिनल रिलीफ के कारणवश, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रिलीफ, from that point onwards, if your income falls, you will not be entitled to the benefit of margin relief. मतलब वो पॉइंट पे कट ऑफ हो जाएगा। इट मस्ट बी अंदाजे से बोल रहा हूं 12,60,000 और 12,70,000 के आसपास होना चाहिए, टेंटेटिवली स्पीकिंग। टेंटेटिवली स्पीकिंग थोड़ा सा ज्यादा है, 12,70,000। अच्छा ठीक है ठीक है, वो होगा। सी आई एम नॉट अ मैथमेटिक्स टीचर, एक बस अंदाजे से मैं बता रहा था, उतना होगा। 13 लाख पे नहीं जाएगा ये मैं श्योर हूं। आप लोग को आया समझ में? तो द स्टेटमेंट दैट मार्जिनल रिलीफ स्टॉप्स एट 12 lakh is partly incorrect. It does not stop at 12 lakh, it continues beyond 12 lakh up to certain limit, and that exact limit is 12 lakh 75 800 something something like that. ठीक है, अपन अपन डाल के देखेंगे उसको। तो बिफोर वी स्टार्ट दैट आई विल क्विकली गिव यू सम थियरी टू राइट। और एक बार बस चेक कर लो, क्योंकि आई डोंट हैव एनी कीपैड और माउस, इट इज नॉट वर्किंग। आई जस्ट गेट माय डोंगल। इन द मीन टाइम व्हाई डोंट यू कंप्लीट दिस थियरी? तो ये वाला जो मेगा चार्ट है, ये वाला जो मेगा चार्ट है, इसमें से हमने थोड़ा थोड़ा लिख के ले लिया था, है ना? रिबेट आपने लिख के ले लिया था। रिबेट का मेरे को लिमिट बताओगे सब लोग? 12,60,000, 12,60,000। और यहां पे कितना था? 5,12,500। इसका भी मार्जिन रिलीफ घर पे कर लो, इतने की जरूरत नहीं कि मॉड्यूल में तो सब दिया भी नहीं है। अगर आपने मॉड्यूल खोला तो आप देखा होगा ये सब दिया भी नहीं उन्होंने मॉड्यूल में। तो एनीवेज चलो, ये एक चीज हो गई। ना एवरीवन, ना एवरीवन, सिर्फ सिर्फ एक पेज ब्लैंक छोड़ना। जिसने भी होमवर्क नहीं किया, वो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं अचीव किया, बस एक पेज ब्लैंक छोड़ दो। जस्ट लीव वन पेज ब्लैंक and then write down surcharge. Now dear students, listen to me. What is this surcharge? सुनो सुनो सुनो, listen listen listen. What is this surcharge? ये surcharge क्या होता है? टैक्स पे टैक्स। Please remember that surcharge is a percentage of tax. It is not a percentage of income. So tax, listen 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 listen. Tax is a percentage on income. जैसे कि 5%, 10% आपने स्लैब्स कंप्यूट किए, बट सरचार्ज इज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स, एंड सेस इज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज। नीचे नीचे, हाँ मैं फॉर्मेट बना के दूंगा और हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। सो आई विल गिव यू दैट फॉर्मेट, नो वरीज। बट आई विल रिपीट अगेन, टैक्स इज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स, सॉरी ऑफ इनकम। Surcharge is a percentage of tax, and cess is a percentage of tax plus surcharge. वो मैं फॉर्मेट आपको बना के देता हूं, नो वरीज। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा, पुअर पर्सन नो टैक्स बिकॉज ऑफ रिबेट। बियॉन्ड अप टू 12,75,000 समथिंग, 12,75,000 के ऊपर रिबेट पूरा खत्म हो जाता है। अप टू 50 लाख, और 50 लाख के ऊपर सरचार्ज शुरू हो जाता है। इसका यह मतलब है कि टैक्स स्लैब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम टैक्स स्लैब, देयर इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इन फॉर्म ऑफ रिबेट एंड सरचार्ज। तो अमीरों को छोड़ा नहीं है,
अमीरों के केस में क्या होता है एवरीवन, आपका टैक्स लायबिलिटी इतना आ जाएगा कि इफेक्टिव टैक्स रेट काफी ज्यादा हो जाएगा, जो हम आगे थोड़ा कंप्यूट करेंगे. सो टेल मी एवरीवन, अंडर डिफॉल्ट स्कीम सरचार्ज कितना है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी. वो एओपी जिसमें सिर्फ कंपनीज है वो यहां नहीं फॉलो होंगे, क्योंकि कंपनी का सरचार्ज अलग है. ठीक है एवरीवन. सो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन लोगों का सरचार्ज कितना है मुझे बताना. अप टू अप टू 50 लाख नील, नो सरचार्ज. अप टू 50 लाख नो सरचार्ज. 50 लाख के ऊपर 10% सरचार्ज टिल 1 करोड़. 1 करोड़ के ऊपर कितना है एवरीवन, 15% सरचार्ज. 2 करोड़ के ऊपर कितना सरचार्ज, 25%. एंड दैट्स इट. एंड दैट्स इट एवरीवन. जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके ऊपर सरचार्ज सिर्फ 15% है. कैपिटल गेन टैक्स पे आपको कल याद आ रहा है, इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट ऑफ टैक्स कम होता है. या तो टैक्स स्लैब होता है या तो 20% होता है, और लॉन्ग टर्म का तो बहुत ही कम होता है टैक्स रेट. इट कैन बी 20, 10, 15 एक्सेट्रा. वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग अलग चीजों के लिए अलग है. बट कैपिटल गेन के ऊपर सरचार्ज भी थोड़ा कम है, बिकॉज उसके कपल ऑफ रीजंस है. सबसे पहला तो ये रीजन है कि डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल गेन इज विंडफॉल गेन. वो सडनली आ जाता है एंड पीपल आर काउंटिंग ऑन दैट इनकम. जैसे कि यार मेरा घर है और मैंने मेरा घर बेचा, या तो मेरा सोना है मैंने मेरा सोना बेचा, या इक्विटी शेयर्स है मैंने मेरे इक्विटी शेयर्स बेचे. तो इट इज नॉट कि मैं बहुत अमीर हूं, इट इज कि मैंने कुछ वेल्थ खोया है और मेरा कुछ प्लानिंग है कि वो जो पैसे आएंगे उससे मैं कुछ करूंगा. अब उस पर बहुत ज्यादा अगर टैक्स होगा ना तो देन इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव. इकोनॉमी में लोग भड़कने लगते हैं. स्टूडेंट्स, लाइफ में बैलेंस हमेशा याद रखना. यू ऑलवेज हैव टू मेंटेन बैलेंस. अगर एक दिन मैंने आपको डांट दिया ना, मैं जो बोलता हूँ खुला खुला बोलता हूँ, मैं ऐसे छुपा के कुछ नहीं करता, मैं जो बोलता हूँ खुला करता हूँ. एक दिन आपको डांट दिया ना, पढ़ाई नहीं की, अगले दिन प्यार से बात करूंगा. आई एम बैलेंसिंग यू. सेम विद माई किड्स. एक दिन मेरी बेटी को डांटा तो दिन भर नहीं डांटूंगा. एक बार डांट लिया ना उसको पढ़ाई के लिए, बाद में उससे प्यार से मैं बात करूंगा. अच्छा, बहुत टाइम प्यार से बात कर दिया तो पढ़ाई नहीं कर रही, तो फिर मैं डांट दूंगा एक बार. इन द सेम वे आप लोग क्या करते हो, कुछ दिन नहीं पढ़ा अच्छे से तो एकदम से झटकाएगा, पैनिक अटैक आएगा, फिर आप एकदम पढ़ना शुरू करोगे, राइट? रात भर पढ़ोगे. सो वी ट्राई टू बैलेंस थिंग्स. इन द सेम वे चीजों को बैलेंस हमने करने की कोशिश की है. याद रखना एवरीवन, कैपिटल एसेट ये बोलना कि मैंने कैपिटल गेन कमाया है और मैं बहुत अमीर हूं, और देखो अमीर लोग कैपिटल गेन कमा रहे, बोलना बहुत आसान है बट बहुत चुभता है एवरीवन. मैंने घर बेचा है मेरा, फ्लैट नंबर 1 और 2, बहुत चुभता है. इट वॉज इन्वेस्टमेंट फ्लैट, मैं कभी उसमें रहा नहीं, इट वॉज इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने लिया था. और फिर वो बेच के मैंने नया बड़ा फ्लैट लिया जहां मैं रह रहा हूं, बट फिर भी वो बेचा ना तो रोने जैसी हालत होती है यार. Recently, I liquidated all my equity shares because I wanted some liquidity. Just 10 days back. खराब लगता है यार. थोड़े से रखे अभी इक्विटी शेयर्स. अमेरिकन स्टॉक्स है सारे, इंडियन मैंने बेच दिए. म्यूचुअल फंड्स है मेरे इंटैक्ट. वैसे ही मेरे को ना गोल्ड बेचना था बहुत टाइम से. मैंने गोल्ड खरीदा था सरप्लस कैश से कि 3 महीने में बेच दूंगा, बट मैंने आज तक गोल्ड बेचा नहीं क्योंकि बहुत खराब लगता है. तो स्टूडेंट सच में बोल रहा हूँ, इक्विटी शेयर यार मैंने 2 लाख रुपए के खरीदे और आज 3 लाख के हो गए ना, तो वो 1 लाख से मुझे दुनिया भर के पेमेंट करने हैं. अब वो 1 लाख के ऊपर आप इतना टैक्स चार्ज कर दोगे तो यार मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा ना. आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, या इन जनरली यहाँ पे देखो लिखा है डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन के ऊपर सरचार्ज एक लिमिट में होना चाहिए. ठीक है, ओके. सो मैक्सिमम सरचार्ज कितना है कैपिटल गेन्स के ऊपर? 15%. इट विल नॉट गो टू 25%. और ओल्ड स्कीम में कितना सरचार्ज है? 37%. इट विल नॉट गो टू दैट लेवल. थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में? मेरे को सरचार्ज का रेट फिर से बताना. डिफॉल्ट स्कीम का, डिफॉल्ट स्कीम का बोलो. 50 लाख के ऊपर, 50 लाख के ऊपर, 50 लाख तक नो सरचार्ज. 50 लाख के ऊपर कितना मेरे को बताओ? 10%. 1 करोड़ 15%. 2 करोड़ के ऊपर 25%. दैट्स इट, दैट्स इट. तो ये हो गया डिफॉल्ट स्कीम, कंसेशनल स्कीम. अब ओ वाली स्कीम, ओ मतलब कि क्या? ऑप्ट आउट, ऑप्शनल, ओल्ड स्कीम. ओल्ड स्कीम में क्या है मुझे बताना. सरचार्ज का रेट अगेन अप टू 50 लाख नो सरचार्ज. 50 लाख के ऊपर 10%. 1 करोड़ के ऊपर 15%. 2 करोड़ के ऊपर 25%.
5 करोड़ के ऊपर 37%। तो यहां पे 37 आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। फेयर इनफ। ओके। और मैंने तो बहुत ज्ञान वाला टेबल लिखा है, मैंने एक्चुअली वो लॉ का टेबल बनाया है, बट आप एकदम शॉर्ट में लिखोगे, है ना। 1 करोड़ एरो 15% और वॉट एवर इट इज, जो भी है। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन एवरीवन। एक प्रॉब्लम बताता हूं आपकी, सच बोल रहा हूं। हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम एक्चुअल में क्लाइंट को एडवाइस करते टाइम अगर फिगर्स भूल जाएं, जनरली हम भूलते नहीं है, बट सी वी आर नॉट एनसाइक्लोपीडियाज, तो हम एक्चुअल में क्लाइंट को बोलते हैं जस्ट लेट मी चेक। क्लाइंट के सामने भी हम अपने असिस्टेंट्स को बोलते हैं बुक ला, लेट मी जस्ट चेक। हाँ सर, मैंने आपको क्या बोला था, 37% है ना, लेट मी। हाँ बराबर 37% ही। हम टेबल पे भी रेट्स लगा के रखते हैं क्योंकि इतनी बार वो चेंज होता है। सो वी हैव दैट लिबर्टी। इवन आई एज अ टीचर, एक मिनट कुछ तो था 15, एक मिनट मुझे चेक करने दो, हाँ इतना है ना, ओके फाइन। बट यू एज स्टूडेंट्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्यूटर्स, बिकॉज बिना देख के आपको कोरे कागज के ऊपर लिख के आना है। So you have to be very meticulous. You have to devise those techniques, write it properly, so that you are able to remember. चलो मेरे को फिर से लिमिट्स बताना। अप टू 50 lakhs कितना है? 10%। हाँ, अप टू 50 लाख नील है। 50 लाख के ऊपर कितना है? 10%। अप टू 1 करोड़ इज सेम 10%। 1 करोड़ के ऊपर 15%, 2 करोड़ के ऊपर 25%। एंड डिफॉल्ट स्कीम में यहां पे हम रुक जाते हैं क्योंकि 25 के ऊपर कुछ है ही नहीं सरचार्ज। बट अगर आप वैसे ओल्ड स्कीम देखोगे तो ओल्ड स्कीम में 5 करोड़ के ऊपर 37% आता है। सो एवरीवन, द रेट ऑफ टैक्स इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई अंडर ओल्ड स्कीम। मैं आपको बताता हूं कितना, जल्दी से अपने कैलकुलेटर पे ले लो। 30% टॉप है ना इसका, कैलकुलेटर पे 30 ले लो, परसेंट नहीं सिर्फ 30, सिर्फ 30 ले लिया। अब इमेजिन करो कि बंदे का इनकम है, लिसन टू मी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, 100 करोड़ है। कितना है 100 करोड़? तो अप टू 2,50,000 नील, 2 लाख टू 5 लाख, 5% वो सब है। बट उस पे जो इम्पैक्ट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है 100 करोड़ के इनकम पे। तो आई कैन से 30% टैक्स है, कुछ तो होगा 29 पॉइंट कुछ तो परसेंट, बट 30% टैक्स है, बराबर है। सो 30 ले लिया कैलकुलेटर पे, प्लस 37%, कितना आया? 41.1 प्लस 4% सेस। हाँ, 42.74। This rate is called MMR, maximum marginal rate of tax. This is the highest tax that you have to pay. क्या बोलते हैं इसको? MMR, maximum marginal rate of tax. मैं काफी सारी चीजें बिना बुक्स में देख के आपको बता रहा हूं। राउंडिंग ऑफ का सेक्शन 288 है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 को करना है, इनकम को भी करना है और टैक्स को भी करना है। 288A 288B दिया है, नोट्स में दिया है। तो ये सारी चीजें आप प्लीज याद रखो। इज दिस ओके एवरीवन? एक कॉर्नर पे कहीं लिखो और घर पे जाके पूरे नोट्स का एक रीडिंग करो। टैक्स के अंदर अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ रहे हो, यू कैन कंप्लीटली बाईपास द मॉड्यूल, सिर्फ टैक्स में। लॉ में नहीं और बाकी सब्जेक्ट में मैं रेकमेंड नहीं करता, वो फैकल्टीज बताएंगे, मेरे टीममेट्स आपको बताएंगे। टैक्स की बात कर रहा हूँ। टैक्स एक सब्जेक्ट में यू कैन बाईपास, मेरे नोट्स में मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है एंड एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड। ओके फाइन एवरीवन, तो ये चीजें याद रखो। सो व्हाट इज द एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना है? 42.74, जो भी आपको आ रहा है याद रखना। दिस इज द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स दैट एन इंडिविजुअल इन इंडिया may be liable to pay, and it may be slightly less than that because there is little bit of exemptions and deductions, and then वो slab में 2,50,000 तक nil tax है, so it will not be exact 30%, it will be like 29% something something, if you know what I mean. आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? घर पे जाके 100 करोड़ के ऊपर या 50 करोड़ के ऊपर पूरा स्लैब रन कर दो, टैक्स स्लैब रन कर दो, फिर जो भी टैक्स अमाउंट आएगा ना उसको इनकम से डिवाइड करो फिर से, देन यू विल अगेन गेट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? वो हर पर्सन के लिए अलग होगा, उसका एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता, हर पर्सन के लिए अलग अलग होगा, बट वो इन द रेंज ऑफ 41-42% जो आपने कंप्यूट किया वो है, इसको कहते हैं एमएमआर। तो एग्जाम में भी आप इमीडिएटली ढूंढ सकते हो, एमसीक्यू के अंदर आ गया तो।
इज इज ओके ना एवरीवन? ठीक है, चलो स्टूडेंट्स प्लीज इतना लिख के ले लो, व्हाइल आई जस्ट गेट माय कीपैड का डोंगल जो मेरी कार में रह गया है। थैंक गॉड घर पे नहीं रह गया, कार में रह गया। आई आई वेंट टू 2 प्लेसेस नाउ, 2 ऑफिसेज में गया। पहले मेरी एकेडमी में था, वहां पे अलग कीपैड लैपटॉप यूज कर रहा था, तो सब गड़बड़ हो गया। चलो प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। एक काम करूं क्या मैं, एक टाइम पे एक ही जूम इन करूं या दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यू आर एबल टू सी? यस। जरा इतना रेट लिख के ले लेना। यस माय डियर, कुछ तो डाउट आ रहा था मेरे को, बताना। देयर वाज अ डाउट। हाँ हाँ। क्या क्या? हाँ हाँ यस, टैक्स प्लस सरचार्ज। जो टेस्ट है, टेस्ट को लेट करा के आया हूँ। टेस्ट 2 बजे चालू होने वाला था, बट वी आर क्लोजिंग चैप्टर नंबर 1। थोड़ा लेट कर दिया मैंने टेस्ट। चैप्टर 1 क्लोज करना है अपने को पहले। ए आप लोग ने इतना लिखा ना? हाँ अभी सुनो, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। आई एम सो सॉरी आपने नहीं बोला, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाद में लिख देना, इसका प्रिंट आउट भी आपको मिलेगा। लिसन टू मी एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार हाई कर दो। हाँ लिसन टू मी एवरीवन, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी ने बोला था कि सर ये तो 100 करोड़ वाले बंदे के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है, ब्ला ब्ला, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ 100 करोड़ इनकम वाला बंदा क्या करता है। उसके सारे खर्चे कंपनी पे करती है, तो वो पैसा ड्रॉ ही नहीं करता।
वो वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ले लेता है, उसको लिक्विडिटी नहीं करता, वो कंपनी से सैलरी नहीं लेता, उसको जरूरत ही नहीं है। इलॉन मस्क, इलॉन मस्क, द रिचेस्ट मैन ऑन दिस planet, apart from those oil sheikhs of middle east and saudi, उनके पास पता नहीं कितना वेल्थ है, उनको फोर्ब्स की लिस्ट में ही लेना छोड़ दिया है। वो लोचा हुआ था एक दिन, और कैसा बताऊंगा। उसका उसका कितना, ही वाज द फर्स्ट सेंटी बिलियनर ऑफ आवर सेंचुरी, ऑफ ऑल टाइम, एंड आई थिंक उसका नेटवर्थ कितना है, 3 या 4 या 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। पूरी दुनिया को खरीद सकता है वो बंदा, मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ मे बी, आई डोंट नो कुछ एक्सट्रीम वेल्थ है उसका, एक्सट्रीम हो गया, 800 बिलियन, आर यू श्योर? मैंने देखा नहीं काफी टाइम से। हाँ, बट वो सब एसेट्स में, उसके हाथ में कैश नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैंने बोला कि मेरा नेटवर्थ है मान लो 4 करोड़, तो मैं 4 करोड़ जेब में लेने के, जेब में कुछ नहीं है, गोल्ड, इक्विटी, म्यूचुअल फंड उधर है। जब लिक्विडेट करूंगा तब टैक्स पे करना पड़ेगा, तब तक नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं मेरी कंपनी से सैलरी नहीं ड्रॉ करता ना, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने भी ऐसा किया है। मेरी कंपनी के अकाउंट में 5-5, 10-10 लाख होते हैं, मैं सैलरी नहीं लेता। आ रहा क्या समझ में एवरीवन? ऐसा करते हैं ना, ऐसा लोग करते हैं। सो यू हैव सो मच मनी, यू डोंट नीड एनीथिंग। चलो, क्या चाहिए आपको? रहने को घर चाहिए, कंपनी का गेस्ट हाउस होगा, कंपनी विल पे। और क्या चाहिए बोलो? कार चाहिए, कंपनी विल पे। शॉफर चाहिए, कंपनी विल पे। असिस्टेंट चाहिए, कंपनी विल पे। नेक्स्ट। और क्या चाहिए? खाना कंपनी लेके आएगी। मैं यहाँ पे चाय आपके सामने लेता हूँ, कौन देता है मुझे? अग्रवाल क्लासेस मुझे चाय दे रही है। अग्रवाल क्लासेस वो खर्चा बुक करेगी ना अपने P&L अकाउंट में। यस और नो एवरीवन? मैं चाय के लिए पे ही नहीं कर रहा ना। वैसे ही मैं खाना खा के भाग के आता हूँ, मैं कितने बजे खाना खा रहा हूँ? 11:30 बजे, 12 बजे। भूख नहीं लगती फिर भी थोड़ा सा खा लेता हूँ, क्योंकि अपना क्लास वैसे वो टाइम पे ना 1 बजे है ना। यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? तो अगर मैं खाना यहाँ पे आके खाऊं 1 बजे, और मैं बोल दूं अरे विकी भैया, अरे योगेश भैया, जरा मेरे लिए खाना लाते हो क्या नीचे से, तो कंपनी इज पेइंग फॉर इट ना। आएगा समझ में? हाँ। क्या चाहिए और लाइफ में बोलो? और क्या खर्चा है? कंपनी विल पे। स्कूल बच्चों का कंपनी विल पे, हॉस्पिटल कंपनी का खुद का हॉस्पिटल है, स्कूल कंपनी का खुद का स्कूल है। मजाक नहीं कर रहा, ऐसा होता है यार। सो देर आर हार्डली एनी एक्सपेंसेस लेफ्ट। फॉरेन ट्रिप कंपनी विल पे, फॉरेन ट्रिप इज ऑलवेज बिजनेस ट्रिप। सो आई डोंट नीड मच मनी, रिमेंबर दैट। ये सब एडजस्ट करते लोग, कोई बेवकूफ नहीं है 100 करोड़ विड्रॉ करने के लिए। और हाँ, कुछ कुछ लोग करते भी है, देन उनका फिर टैक्स रेट ज्यादा आता है, बट यू विल नॉट फाइंड मेनी सच पीपल। ओके, ठीक है, मैं चलूं आगे। हाँ, इन केस ऑफ एओपी, एओपी जिसमें कंपनी मेंबर है, आपको याद आ रहा है मैंने एओपी को हटा दिया था जिसमें कंपनीज मेंबर है, तो वो वाले एओपी का क्या रेट है मुझे बताना। कि अगर आपका इनकम क्रॉस हो गया 50 लाख तो सरचार्जेस 10%, अगर आपका टोटल इनकम क्रॉस हो गया 1 करोड़ तो सरचार्जेस 15%। इज दिस फाइन? ओके, अब मैंने क्या किया है कि मैंने पूरी समरी बनाई है। आई हैव मेड अ कंप्लीट समरी ऑफ ऑल द टैक्सेशन रेट्स। इज दिस फाइन एवरीवन? our primary syllabus is computation of income of individual, that is our primary syllabus. So एक कंपनीज के क्वेश्चन नहीं आने वाले हमें। इज दिस फाइन एवरीवन? दिस इज जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। आई थिंक मॉड्यूल में भी ये दिया नहीं हुआ जहां तक मैंने मॉड्यूल पढ़ा था। इज दिस ओके एवरीवन? बट ये जरूरी है, ध्यान से सुन लो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या टैक्स रेट है मुझे बताना। अप टू 10,000 उनको 10% टैक्स पे करना है। 10,000 एक से 20,000 उनको टैक्स पे करना है 20%। 20,000 एक से ऊपर उनको टैक्स पे करना है 30%। 10,000, 20,000 और अबव 20, 10, 20, 30। ओके, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्शन 115 बीएडी और सेक्शन 115 बीएई को ऑप्ट कर रही है, ये उनके लिए कंसेशनल स्कीम है। जैसे इंडिविजुअल का है ना डिफॉल्ट स्कीम, कंसेशनल स्कीम एंड ऑप्ट आउट स्कीम, मतलब नॉर्मल स्कीम, तो वैसे ही इनका जो कंसेशनल स्कीम है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव हो तो कितना आपको इनकम टैक्स पे करना है? 15%। और अगर आप अदर कोऑपरेटिव हो तो आपको 22% इनकम टैक्स पे करना है। ओके, डोमेस्टिक कंपनीज,
डोमेस्टिक कंपनी का इनकम टैक्स का रेट, अगर आपका टर्नओवर पिछले साल अर्लियर ईयर में 400 करोड़ से कम है, या 400 करोड़ जितना है, इक्वल टू और लेस देन 400 करोड़, तो यू आर अ स्मॉल कंपनी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्सेशन लॉ। तो कितना टैक्स रेट है? 25%। मेरी कंपनी इसको 25% टैक्स रेट है, प्लीज नोट, याद रखना। एडी सिंह की कंपनी को कितना टैक्स रेट है? 25%। मीन्स देयर इनकम इज नॉट 400। बहुत हो गया, इतना नहीं है भाई अपना, थोड़ा बहुत है, इतना नहीं है, लैक्स में अपना। ठीक है। सो याद रखना, डोमेस्टिक कंपनी का 25% है। इसका पूरा किस्सा कहानी बताता हूं। कंपनी का पहले से टैक्स रेट 30% था। एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार ने बोला हम बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, हमें इलेक्ट करो। उनको इलेक्ट किया। उन्होंने वादा किया कि हम हर साल 1-1% टैक्स का हटाएंगे। उन्होंने नेक्स्ट बजट में टैक्स रेट किया 29%, फिर किया 28%, फिर किया 27%। नो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, बट फिर उन्होंने सडनली एकदम 25 करके कम कर दिया उसको, और उन्होंने कंसेशनल स्कीम लेके आ गए। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं दैट दे वर ट्रू टू देयर वर्ड्स। सालों से कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स 30 था और फॉरेन कंपनी का 40 था, तो ये लोग उसको 25 पे लेके आ गए। एंड सुनते जाओ और सुनते जाओ, जो बड़ी कंपनीज है डोमेस्टिक कंपनी, उनका 30% है। जो फॉरेन कंपनी, उनका पहले 40 था, अभी उनका कर दिया 35। और अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो और आप कंसेशनल स्कीम में ऑप्ट करते हो, तो कुछ डिडक्शंस बेनिफिट्स चले जाएंगे, बट टैक्स रेट आपका कम हो जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो 15%, और बाकी कंपनीज को 22%। ऑप्ट आउट स्कीम के, सॉरी ऑप्ट आउट नहीं, कंसेशनल टैक्स रेट स्कीम। इज दिस ओके एवरीवन? अब आप बोलोगे कि सर ये 22 उन्होंने किया, दैट इज वेरी गुड, बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का 15% क्यों? मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं, मेरा रीजन ध्यान से सुनना, 2-3 रीजन है, जल्दी से सुनो। I hope everyone knows that as the society matures, people shift from primary sector to secondary and tertiary, and from secondary to tertiary. Look at us. कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? मैन्युफैक्चरिंग कोर्स कर रहे हो? मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे हो क्या? क्या बन रहे हो? सीएमएस। सीएमएस क्या प्रोवाइड करते हैं? गुड्स या सर्विस? सर्विसेज। थैंक यू। टीचर, आई एम अ टीचर। टीचर क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस। हम दोनों सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि उधर ही पैसा है। तो सर्विस सेक्टर का 65% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है जीडीपी को। ये नहीं, ज्यादा बोल दिया मैंने, 55 के आसपास। आई एम सो सॉरी, इकोनॉमिक्स सिखाता नहीं मैं ज्यादा इकोनॉमिक्स। मैक्रो तो बिल्कुल नहीं, हेटेड। सो या 55% के आसपास है, बरोबर है? मतलब कि क्या, अगर इकोनॉमी 100 रुपया नेशनल इनकम कमाती है, अपना देश 100 रुपया कमाता है, तो अरे उसमें से मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर का भी तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बट सर्विस का ही कंट्रीब्यूशन 55% है। This is a sign that we are not developing but almost a developed nation. But if everyone is providing services, who is providing goods and who is providing anaj, who is providing food, this can be a big problem for India. That is why मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, अरे सुनो ना यार, हाउ डू यू डिफाइन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? डू यू डिफाइन इट बाय टीचिंग कि आई गो टू द बेस्ट कोचिंग एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम वेरी गुड टीचर्स, पंकज सर एंड पवनीत सर एंड एडी सिंह सर? डू यू डिफाइन लाइक दैट? नो। यू से मेरे पास आईफोन है, यू से मेरे घर में एसी है, यू से मेरे पास टू व्हीलर है। दैट इज हाउ यू डिफाइन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, विद मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नॉट टर्शियरी सेक्टर। यस और नो एवरीवन? सो अपने को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देना है, क्योंकि लोग वहां से उठ के आ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15%, दिस इज रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। यस और नो एवरीवन? रीजन नंबर 2, मेक इन इंडिया। अपने इधर बहुत प्रॉब्लम है, अपने इधर रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स नहीं हो रहे, अपने इधर टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही, अपने इधर रॉ मटेरियल और मशीनरी नहीं मिलता, जिसको इनपुट्स बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, सब इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए मेक इन इंडिया स्कीम है। रीजन नंबर 3, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत इजीली अनस्किल्ड लेबर को खींचता है। सर्विस सेक्टर में स्किल्ड लेबर ही लगता है। जो मैडम आपके नोट्स चेक करती है, वो मैडम खुद थोड़े टाइम में सीए बनने वाली है।
शी इज अबाउट टू गो इन सीए फाइनल। सर्विस सेक्टर में बेसिक टास्क के लिए भी पढ़े लिखे लोग लगते हैं। आ रहा है क्या समझ में? जो लेडी डॉक्टर के वहां काम करती है उसको पता है कब पानी पीना है, कब यूरिनेट करना है सोनोग्राफी के पहले। जो रेडियोलॉजिस्ट के यहां काम करते हैं उसको पता है एक्सरे के लिए क्या लगता है क्या नहीं लगता। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बट जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो मीडियम स्मॉल सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहां पे जॉब्स बहुत इजीली मिल जाती है और वहां पे जॉब मिलने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट चला जाता है। सब बहुत सारे डीप रीजन है उसके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वी लव मैन्युफैक्चरिंग एंड वी वांट मेक इन इंडिया एंड वी वांट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू ग्रो। इसके लिए उसको टैक्स बेनिफिट से encouraging youngsters like you to open industries. Long gone are the days of JRD and Godrej and Birlas and Ambanis. The youth today wants to be in service sector, not manufacturing sector. We are all obsessed with service sector. Startups, service ecosystem, service providing Baiju, ये वो सबको सर्विस प्रोवाइड करना है, मैन्युफैक्चरिंग किसी को नहीं करना। यू गॉट माय पॉइंट ना एवरीवन? ये सब रीजन है इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का रेट कम है। कंपनीज का मेरे को फिर से रेट बताना। लुक एट मी, कंपनी का रेट मेरे को बताओ। 400 करोड़ के नीचे वाली कंपनीज टर्नओवर की 25%, अदर डोमेस्टिक बिग ह्यूज कंपनीज 30%। एब्सोल्युटली ओके। फॉरेन कंपनी का पहले कितना था? 40, अभी कितना है? 35। अब मैं कंसेशनल स्कीम में आ गया। कंसेशनल स्कीम में नॉर्मल कंपनी 22%, मैन्युफैक्चरिंग 15%। इज दिस ओके एवरीवन? और पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी को डायरेक्ट 30%। ठीक है ना? ओके ना? माय डियर, तुम्हारा नाम क्या है? मैं भूल जाता हूं तुम्हारा नाम। हाँ, वैष्णवी। ओके, वेरी गुड। वैष्णवी ठीक है ना? फॉर्म और एलएलपी को थोड़ा ज्यादा है 30%। तो मुझे एक बात बताना वैष्णवी, कि फर्म परवड़ी या प्राइवेट कंपनी परवड़ी? फर्म बेटर है जिसमें 30% टैक्स होगा तुम्हें, या प्राइवेट कंपनी बेटर है जिसमें 25% होगा? हाँ, पार्टनरशिप फर्म खोली ना एलएलपी तुमने, वैष्णवी ने और मान लो सात्विक ने, तुम दोनों फ्रेंड्स हो, तुम दोनों ने पार्टनरशिप फर्म खोली, तो तुम लोग को 30% टैक्स होगा। बट तुम दोनों ने मिलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली तो कितना टैक्स होगा? 25%। बोलो कौन सा बेटर है, प्राइवेट कंपनी या एलएलपी? कंपनी के अंदर डबल टैक्सेशन होता है, कंपनी के अंदर डिविडेंड भी टैक्सेबल होता है। तो यू हैव टू रियली थिंक अबाउट इट इन पार्टनरशिप। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इन पार्टनरशिप, if income is taxed in the hands of partnership, it be exempt in the hands of partner. It is, if it is exempt to the partnership, it be taxed in the hands of partner. दोनों में से एक टैक्स पे करेगा, बट कंपनी में डबल टैक्स होता है बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन। टैक्सेशन लॉ, तुम लोग ना, मैं तुम लोग को एक बात बताऊं क्या? तुम लोग बहुत टेढ़ा सोचते हो, तुम्हारी सोच ही पूरी टेढ़ी है। मैंने थोड़े टाइम पहले बोला कि 400 करोड़ के नीचे की कंपनी स्मॉल कंपनी होती है, तो तुमने आर्ग्यू नहीं किया कि सर कंपनी एक्ट में स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन अलग है? नहीं किया ना आर्ग्यू, क्योंकि टैक्सेशन लॉ की सोच अलग है। तो अभी फिर क्यों आर्ग्यू कर रहे हो? बरोबर है कि नहीं मेरा लॉजिक? टैक्सेशन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप्स, पार्टनरशिप्स से आप कभी भी प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो। सो अगर पार्टनर प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं तो पार्टनर के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। अगर फर्म के हैंड्स में ऑलरेडी टैक्स्ड है तो पार्टनर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। पार्टनरशिप में कितना आप अपने पार्टनर्स को सैलरी दे सकते हो पीजीबीपी में हम पढ़ेंगे। बट एवरीवन, कंपनीज बहुत ह्यूज एंटिटी होती है और इनके बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं और उनको डिविडेंड देती है, तो कंपनी का टैक्सेशन अलग है। सालों पहले, मतलब 1-2 साल पहले, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी था जो अभी अबॉलिश कर दिया, उसमें बहुत इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। मैं सिर्फ आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूं, बट आई एम वार्निंग यू एज योर टीचर, टैक्सेशन लॉ बहुत डीप है, बहुत डीप है। इधर से उधर से वो प्रोविजन निकल के आता है, वो निकल के आता है। जो मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं
कि आई एम नॉट क्लेमिंग मुझे पूरा नॉलेज है, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ टैक्स। हर दिन मुझे टैक्स के बारे में नई चीज मालूम पड़ती है। वेन एवर आई मीट माई अंकल हमारी सीए फर्म में, वेरी क्लोज टू मी, तो मेरे को कुछ तो अलग ही चीज बताते हैं। अरे नहीं एडी, उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है। आई एम शॉक्ड अंकल, व्हाट आर यू सेइंग, मेरे को तो नहीं पता था ऐसा। इट इज वेरी डीप। और जस्ट बिकॉज मैंने कुछ भी बोला उसको काउंटर आर्ग्यू करना ही है ऐसा मत करो, समझ के लो। समटाइम्स व्हेन योर मदर स्कोल्ड्स यू, बचपन में बहुत खराब लगता है, बुरा लगता है मम्मी बुरी है। जब बड़े होते हैं ना, 30 साल के बाद याद आता है नहीं माँ ने बरोबर किया था। सो यू मे नॉट हैव दैट इनसाइट राइट नाउ। सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। इज इज ओके? शायद से ये एमसीक्यू में है, आई डोंट नो। इन द आईज ऑफ टैक्सेशन लॉ, नॉर्मल पार्टनरशिप एंड एलएलपी वाली पार्टनरशिप आर सेम। ऐसा इनकम टैक्स एक्ट में दिया है कि एलएलपी फर्म एंड नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म आर सेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्सेशन लॉ। ठीक है, ओके फाइन। अलग अलग लॉ की अलग अलग सोच होती है। अरे from the point of view of taxation law, HUF is also separate tax SSC, but from point of view of corporate laws or general laws or mercantile laws, HUF and HUF के members are one and the same. Okay, ठीक है ना everyone? Yes, but keep on asking the questions. But आज अभी से 2 मिनट, दो मिनट सोच लो, 2 मिनट सोचो पहले पूछने से पहले। हर चीज को काउंटर आर्ग्यू करना ऐसा नहीं है। ओके, मैं आगे चला गया एवरीवन। सरचार्ज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मुझे बताना कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अगर इनकम मोर देन 1 करोड़ है तो कितना सरचार्ज बैठता है उनको? 7%। अगर इनकम मोर देन 10 करोड़ है तो कितना बैठता है? 12%। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 BAD बैड एंड 115 बे बिफोर एनीवन एल्स। बे का एक बहुत भारी किस्सा है। देयर इज अ वेरी नाइस फैकल्टी हु वाज माय स्टूडेंट, ओके, वेरी गुड फैकल्टी, अ फेलो कलीग ऑफ माइन। सो व्हेन ही वाज माय स्टूडेंट, जस्ट आपके जैसा 18 ईयर्स का था, एंड ही हैड अ स्पेशल फ्रेंड, ओके। सो वो एक दूसरे को बे बुलाते थे, एंड बे के ऊपर से व्हाट इज एग्जैक्टली बे, ओके, सो बे इज लाइक योर स्पेशल समवन, एंड व्हाट इज बे, ऐसा आर्ग्यूमेंट था कि बे मतलब कि समथिंग बैड ऑल्सो, it means something unwanted also. So anyways, BAE, I don't think आपकी जनरेशन ने कभी सुना है, बट बैड और BAE ये कौन सी सेक्शन है मुझे बताना? कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंसेशनल। तो कंसेशनल वाले को कितना सरचार्ज है? फ्लैट 10%। सरचार्ज फॉर डोमेस्टिक कंपनी, इनकम क्रॉसिंग 1 करोड़ कितना है? 7%। इनकम क्रॉसिंग 10 करोड़ कितना है? 12%। एंड इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल सेक्शन BAA एंड BAB तो इट इज 10%। ये वाली सेक्शंस कौन सी मुझे बताना? कंसेशनल। सो कंसेशनल पे 10% है। और फॉरेन कंपनी को सरचार्ज कितना है? इन लोगों को कितना है? 7%, 12%। तो फॉरेन कंपनी को कितना है? 2% एंड 5%। ये कम क्यों है? वाई इज इट लेस? मैं बहुत ट्राई करता हूँ सरचार्ज नहीं याद रखने का, थोड़ा बहुत मुझे याद रह जाता है, बिकॉज इट इज टू मच फिगर्स यार, मतलब आदमी पागल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू। हाँ, 2% एंड 5% फॉरेन कंपनीज का है। क्यों ऐसा है जल्दी से बताओ? ऑलरेडी उनका 35% टैक्स है, पहले 40% था, बहुत ज्यादा है उनको। तो अपने को कंप्लीटली फॉरेन कंपनीज को एकदम लात नहीं मारनी ना, फेरारी को, टेस्ला को, ड्यूपॉन को, हार्ले डेविडसन को लात नहीं मारनी अपने को इमीडिएटली। वैसे इन लोग के लोकल यूनिट्स है आई थिंक, बट यस एवरीवन, फॉरेन कंपनी अगर है, इनकम क्रॉसेस 1 करोड़, 2% सरचार्ज, इनकम इज क्रॉसिंग 10 करोड़, 5%। तो मेरे को बताना कितना है? 7, 12, 2, 5, और कंसेशनल में सबको ही 10 है। इज इज ओके? तो काफी ठीक ठाक है, याद रखना। अच्छा, फर्म्स का कैसा है? फर्म्स इंक्लूडिंग एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटीज, इफ इनकम क्रॉसेस 1 करोड़ देन इट इज 12%। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन। अभी एक काम करेंगे हम, व्हाट यू डू,
आप लोग क्या करो, मैं आप लोग को सजेशन देता हूं कि सरचार्ज को बहुत ज्यादा याद रखने का ट्राई मत करो। लेट अस गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस, और जितना हमारे सिलेबस में वैसे क्वेश्चन आएंगे उतना याद रखो। डोंट रैक योर ब्रेन, सर मैं संडे 3 घंटा बैठ के सिर्फ सरचार्ज बाय हार्ट करा था, डोंट डू दैट। गिव योर सेल्फ सम टाइम, वो थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अपना मेन सिलेबस क्या है, मेन सिलेबस इज इंडिविजुअल। कपल ऑफ क्वेश्चन हेयर एंड देयर आ सकते हैं कंपनी के, बट मेन सिलेबस इज इंडिविजुअल, ऐसा आपके मॉड्यूल में क्लियरली दिख के आ रहा है। मेरा कैसा है, मैं मल्टीपल कोर्सेज को सिखाता हूं ना, तो मैं मेरी थोड़ी आदत है कि बेसिक चीजें मैं हमेशा बता देता हूं। ओके, नेक्स्ट सेस। सेस के बारे में हमने ऑफिशियली नहीं पढ़ा ना, बस मैंने आपको ओरली बता दिया था। हाँ बोलो, सेस। सेस के बारे में बताओ, क्या है सेस का? 4%, दैट्स इट, खत्म। एंड प्राइमरली सेस काय के लिए? या एजुकेशन के लिए, बच्चों के। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसका पहले नाम ही था पूरा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये लो एवरीवन, एक मिनट, मेरे नोट्स बहुत डीप है यार थोड़े। ऑलमोस्ट हो गया है मेरा फर्स्ट चैप्टर, उसमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट्स कर रहा हूं मैं। हम्म ये देखो, ये रहा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो मुझे एक बात बताना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सारे लोगों के टैक्स प्लस सरचार्ज, बोलो किसके ऊपर है सेस? टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर। कितना सेस लगेगा आपको? 4% लगेगा। ये जो सेस है ना एवरीवन, सेस इज एक्स्ट्रा टैक्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले वॉर होते थे ना, वॉर, वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर में क्या किया था कि वॉर के एफर्ट को सप्लीमेंट करने के लिए टेम्परली सेस लगाया था। वैसे ही भगवान ना करे कोविड पेंडेमिक आ जाए फिर से, समथिंग लाइक दैट, तो पेंडेमिक सेस होगा कि आप जो सेस, आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो, वो अमाउंट से वी विल ओनली डाइवर्ट दैट फंड्स टुवर्ड्स हेल्थ केयर ऑफ कोविड पेशेंट्स, जो गरीब लोग एक्सेट्रा। बीच में एवरीवन नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान था। आइडिया बहुत अच्छा था, बट हमारे यहाँ पे सिविक सेंस को जागरूक करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुझे क्या लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर नरेंद्र मोदी जी एक बीच पकड़ ले, जैसे वर्सोवा को कुछ लड़कों ने पकड़ा था, एक बंदा था यार, उसने वर्सोवा का कचरा साफ करना शुरू किया, एंड एवरीवन जॉइंड इन, इंक्लूडिंग फॉरेनर्स एंड स्कूल चिल्ड्रन, एवरीवन जॉइंड इन, एवरीवन, राइट? नरेंद्र मोदी जी एक बीच ले ले या एक सड़क ले ले, और दो दो कचरा उठा ले, दो, पीपल विल गो बॉन्कर्स इंक्लूडिंग यू एंड आई। हम बोलेंगे यार हमारे प्रधानमंत्री कचरा उठा रहे, हम कौन होते हैं, हम भी उठाएंगे, वी आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया। हम सब उठा के सफाई शुरू करेंगे। आई थिंक वो उनको थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, बट अगेन ही इज अ वेरी बिजी मैन, स्लीपिंग फॉर वेरी लेस नंबर ऑफ आवर्स, डूइंग लॉट ऑफ वर्क। तो वो आइडिया अच्छा था। तो स्वच्छ भारत कोष, मतलब स्वच्छ भारत सेस भी था पहले। तो ऐसा स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेस होता है। और दो चीजें में हमारे गरीब लोग बहुत मार खा रहे हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो उसके लिए वो सेस है। इस इज ओके एवरीवन। पहले 3% सेस था, 2% नॉर्मल सेस, और 1% कुछ हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, वो चेंज होता रहता है। तो अभी 4% है सेस के लिए। एग्जैक्टली 4% में कितना एजुकेशन में जा रहा है और कितना हेल्थ केयर में, वो बजट बजट में देख लेना। ओके, चलो मैं आगे एवरीवन। और एक मुझे आपको चीज बतानी थी, सेक्शन 288 ए एंड 288 बी, आर यू विद मी? मुझे एक बात बताना, जो आपका टोटल इनकम होता है, टोटल इनकम, उसको कितने पे राउंड ऑफ करने का? नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करने का। ये सेक्शन 288 ए में दिया है, आज एमसीक्यू में नहीं डाला है मैंने, डोंट वरी, अभी नेक्स्ट टाइम डाल सकता हूं मैं, ठीक है? और एवरीवन, और एवरीवन, जो टैक्स अमाउंट आता है उसको भी नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। ये कहां पे लिखा है? 288 बी। 288 इनकम को राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 10 पे, और 288 बी टैक्स को राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 10 पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टैक्स आ गया 14 रुपए, तो उसको 10 कर देना। अगर आपका टैक्स आ गया 15 रुपी, तो उसको 20 रुपी कर दो। 5 पे आगे जाएगा, 5 के पीछे पीछे जाएगा। इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, डन। आई हियर बाय कंक्लूड चैप्टर नंबर 1, टैक्स रेट सब्जेक्ट टू दैट मार्जिनल रिलीफ। अब मुझे आपको और एक चीज बतानी है, जो सरचार्ज होता है ना, सरचार्ज, 10%, 15%, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्या?
उसके ऊपर भी मार्जिन रिलीफ होता है। ओके एवरीवन, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, आई विल शेयर विद यू, बट प्लीज नोट अभी आपको वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मॉड्यूल के चैप्टर 1 में वो नहीं दिया। इफ यू वांट आई विल जस्ट शो यू कैसे उसको कंप्यूट करते हैं, बट डोंट डोंट पुट योर हेड इनटू इट। क्या है, जो चीज की जरूरत नहीं है ना, वो काय को करने का, अरे एडी सर ने सब कुछ सिखाया बट वो एग्जाम में आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ये सब फालतू का इतना करने का जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन। मुझे एक बात बताना कि सरचार्ज सरचार्ज 15% वाला कब हिट होता है? 15% वाला 1 करोड़ के ऊपर जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बंदे का इनकम कितना चला गया, 1 करोड़ 1 लाख। तो इसके ऊपर भी मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट होगा। ठीक है, हमें इसका कुछ नहीं करना। तो लेट मी जस्ट गो टू यस्टरडेज एरिया ऑफ मार्जिनल रिलीफ, और यहां पे हम थे ना, वी वर हियर, एम आई राइट एवरीवन? और पवन पवन का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 12,15,000 का, और हम लोगों ने देखा था यस्टरडे दैट, बोलो क्या देखा था हमने? दैट अर्लियर इनकम वाज 12 लाख, इनकम नाउ इज 12,15,000। सो कितने से इनकम बढ़ा? 15,000। और अर्लियर टैक्स कितना आ रहा था? 12 लाख पे 0, और टैक्स नाउ कितना आ रहा है? विदाउट सेस, विदाउट सेस। मार्जिनल रिलीफ इज कॉम्प्यूटेड विदाउट सेस, याद रखना। तो पहले उसका टैक्स कितना आ रहा था? 0, अब टैक्स कितना आ रहा है? 62,250। सो द डिफरेंस इन इनकम इज 15,000, द डिफरेंस इन टैक्स is 62,250. So marginal relief is difference between the two, which was coming to कितना? 47,250. So 47,250 is your marginal relief का रिबेट, रिबेट पे मार्जिनल रिलीफ। ओके, सो मैंने कैसे कंप्यूटेशन किया? टैक्सेबल इनकम, देन टैक्स एज पर टैक्स स्लैब, लेस रिबेट, 42 47,250। 60 का रिबेट नहीं दिया उसको, एक्चुअली 60 का देना चाहिए ना रिबेट, क्योंकि 60 इज द मैक्सिमम रिबेट, बट मैंने उसको कितना रिबेट दिया? 47,250। इतना ही रिबेट दिया, जितना इनकम इंक्रीज हुआ उतना ही उसका टैक्स लाइबिलिटी आए, दैट वाज 15,000। बट अनफॉर्चुनेटली उस पर 600 रुपया सेस ऐड हो गया, तो उसका टैक्स लाइबिलिटी आ गया 15,600। तो 600 रुपए का घाटा तो हुआ। सेम सेम लॉजिक, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, मैं आपको देता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आई हैव इट, इनफैक्ट मैंने कंपाइल करके रखे हैं। मैं 2 बुक बना रहा हूं, एक है थियरी वाली और एक है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने डाल के रखे हैं, चाहिए होगा तो आप कर लेना, अदरवाइज जस्ट इग्नोर, लेट अस स्टिक टू सिलेबस। ओके एवरीवन, ठीक है। सो चलो, आप लोग ने भी कंप्यूट किया ना, प्लीज हेल्प मी नाउ, मुझे जरा हेल्प कर देना। हाँ, लेट इनकम ऑफ पवन बी, क्या बोल रहे थे आप? 12 लाख, एग्जैक्ट बताओ। 75,88, पक्का ना भाई? चलो ठीक है, तो मैं पूरा फॉर्मेट मेरा कॉपी कर लेता हूं यहां से। ओके फाइन, मेरे को एक एक करके हेल्प करोगे फॉर्मेट बनाने में? जिसने भी होमवर्क नहीं किया, पहले मुझे सॉल्व करने दो, फिर आप लिख देना। टोटल इनकम, टोटल इनकम कितना है मेरा? एक्सेस ऑफ इनकम 12,70,588 माइनस 12 लाख। बोलो एक्सेस ऑफ इनकम कितना आ गया? 70,588। यस और नो एवरीवन? टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 12,70,588, कितना आ रहा है टैक्स लाइबिलिटी? 70। ओ, ओके ओके ठीक है। देन एवरीवन, रिबेट मेरा कितना हो जाएगा? 0, एग्जैक्टली, एंड रिबेट स्टॉप्स। बस बात खत्म ना, रिबेट स्टॉप हो गया ना, आपका रिबेट 0 हो जाएगा। इससे अगर आप थोड़ा सा भी हिलोगे, थोड़ा सा भी इससे पीछे जाएगी आपकी इनकम। वैसे एक चीज है कि इनकम को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, बट आप राउंड ऑफ करोगे तो फिर और ज्यादा डेसिमल्स हिल जाएंगे। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। सो रिबेट कहां तक मिलेगा? 12 लाख
70,588 टेंटेटिवली स्पीकिंग। गुड जॉब स्टूडेंट्स, एकदम सही आपने बोला, मेरा आंसर 0 आ गया। ठीक है, कितने कितने ट्रायल्स लगे आपको ये करने में? फिर वापस पीछे जाना पड़ा? हाँ, आगे पीछे आ गए, वेरी गुड। ये सेम कंसेप्ट हम एफएम में भी यूज करते हैं। एफएम में भी यूज करते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक आंसर आता है एनपीवी, वो एनपीवी अगर पॉजिटिव आया तो भी प्रॉब्लम, नेगेटिव आया तो भी प्रॉब्लम, उसको जीरो करना होता है। बट जाने दो, ग्रुप 2 में पढ़ना है अपने को ऐसा, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन, सो दिस इज अ गुड एक्टिविटी, यू गेट इन्वॉल्व विद टैक्स एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ टैक्सेशन। नाउ ये एग्जांपल नहीं दिया टैक्सेशन लॉ में, वो सेंटेंस दिया है, और उसको हम प्रोफेशनल्स इंटरप्रेट करके उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डालते हैं। ठीक है, ओके, यस। एनी अदर डाउट इन दिस चैप्टर, इंक्लूडिंग कि सर टैक्सेशन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है? क्वेश्चंस पूछो, बट क्वेश्चन इतने डिस्ट्रप्टिव नहीं होने चाहिए कि मैंने बोला कि बच्चों आज मॉर्निंग है, सर मॉर्निंग क्यों है। इतने डिस्ट्रप्टिव क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। वो बहुत सालों से है और उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया उसको। इट इज इट इज देयर सिंस मेनी इयर्स, मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूं, जहां तक मेरी मेमोरी जा रही है, मैंने टैक्स कब पढ़ा, 2006, 20 साल से वो सेम है, 20 साल। रिडंडेंसी है, मतलब इतनी प्रोविजंस है टैक्सेशन लॉ में, बहुत सारी सी छोड़ दी है, और फिर ओवरलैपिंग कंसेप्ट, अल्टरनेट कंसेप्ट बना दिया उन्होंने, कि चलो ऐसा है ना तो ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही छोड़ दो, ऐसा है। इसी के लिए तो नया इनकम टैक्स एक्ट है, जिसमें वो रिवैम्प कर रहे हैं, बट देन उसके अंदर भी उन्होंने टैक्स रेट्स को वैसे ही छोड़ा है। मैं तो बोलता हूँ ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम सब हटा के एक बार का एक फाइनल कर दो। वो सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जैसे लोग जिनका बहुत सारा एटीसी का डिडक्शंस है, मुझे भी खुश करने का ट्राई कर रहे हैं, आप जैसे न्यू लोग को खुश करने का ट्राई कर रहे हैं। सो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट एंड वी आर हियर टू क्रिटिसाइज। क्या है, क्रिटिसिज्म तो मिलेगा ही हर चीज पे, ओके स्टूडेंट्स। आई होप चैप्टर नंबर 1 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ने टैक्स स्लैब के भी काफी क्वेश्चंस कर दिए, हम लोग ने रिबेट वाले भी कर दिए। अब एक चीज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इवन दो चैप्टर नंबर 1 इज ओवर, कैन यू सी द स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? जरा थोड़ा बहुत सरचार्ज वाले कॉम्पिटिशन्स कर देंगे नेक्स्ट टाइम, ओके। मैं आपको इनकम दूंगा, आप टैक्स एज पर टैक्स स्लैब निकालना, फिर उस पर सरचार्ज ऐड करेंगे, फिर टैक्स प्लस सरचार्ज, फिर उस पर सेस ऐड करेंगे, फिर फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, एंड देन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10। ठीक है, ऐसे जरा कपल ऑफ क्वेश्चंस करते हैं तो यू विल गेट अ गुड आइडिया। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर कहां पे जा रहे हैं हम? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। डू नॉट क्रिटिसाइज मी लेटर ऑन, आई एम टेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ यू। सर रेजिडेंशियल स्टेटस अभी तक नहीं सिखाया सर, और आप आगे चले गए। व्हाट इज द कोर टैक्सेशन सिलेबस? 5 हेड्स ऑफ इनकम, बाकी सब सेकेंडरी है। मेरी बात सुनो, सर एग्रीकल्चर इनकम नहीं सिखाया, बहुत डिले होगा अपने को, मेरे को इमिडिएटली हाउस प्रॉपर्टी में जाना है, जिसमें हम एक्चुअल टैक्सेशन लॉ के डीप अंदर घुस जाए। 5 हेड्स ऑफ इनकम है, दैट इज द मेन सिलेबस। बाकी सारे एरियाज को हम क्या बोलेंगे? मिसलेनियस। बाकी सारे एरियाज क्या है? मिसलेनियस। एग्रीकल्चर इनकम जानबूझ के मैं अभी, मेरे नोट्स रेडी नहीं है सर, आपने नोट्स नहीं बनाए इसलिए आप ऐसा कर रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग में आपको दिखा देता हूं मैं। बाल झड़ गए टैक्स सिखा सिखा के, आप बिल्कुल उसका टेंशन मत लो। एवरीवन, ओए स्टूडेंट्स, हाय, हेलो, 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 हेलो। हाँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या एग्रीकल्चर इनकम? दिख रहा है? यस, ये देखो। क्या एग्रीकल्चर इनकम में आता है? क्या नहीं आता? सारे कोर्ट केसेस, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट, ओके एवरीवन।
कुछ इनकम होता है जिसमें एग्रीकल्चर एलिमेंट भी होता है और बिजनेस एलिमेंट भी होता है, उसमें क्या करना है, तो उसका परसेंटेज। दिस इज टिपिकली रबर, कॉफी, एक्सेट्रा। तो रबर कॉफी वाला जो है ना, रबर कॉफी टी, उसका उसका ये सब रेडी है। किधर है रेजिडेंशियल स्टेटस? वेयर इज रेजिडेंशियल स्टेटस? आपको दिखाता हूं मैं, रेजिडेंशियल स्टेटस किधर है। ये उसके स्टूपिड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रेजिडेंशियल स्टेटस के। भाई आ जा, खुल जा, ये देखो, ये दिख रहा है क्या? कनेडा वाला, एच वाला, कनेडा, ब्रेटली वाला, आनंद वाला, दिख रहा है कि नहीं एवरीवन? यस और नो? स्टीव वॉग वाला, ये तो सुनो मेरी बात। हम्म दिख रहे क्या नोट्स एवरीवन? दिख रहा है क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचएफ, और यस और नो एवरीवन? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचएफ ये किसका है? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एओपी बीओआई ये किसका है? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, पोयम रूल, पोयम, पीओईएम। इज दिस ओके? आपको एक बार तसल्ली हो गई तो बता देना। देसी, ये देखो देसी दिख रहा है, फिर आधे अंग्रेज, ये देखो आधे अंग्रेज दिख रहे हैं, उसके बाद में पूरे अंग्रेज, एनआर, नॉन, ये सब मैं अब भी सिखा दूं, मेरे को नहीं करना, क्योंकि मेन टॉपिक पे जाना है। हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईओएस, एक बार ये 5 हेड हो गए ना, डीटी इज ऑलमोस्ट ओवर। इज दिस ओके? हाँ, तो मैं जानबूझ के कॉन्शियसली हेड ऑफ इनकम पे जा रहा हूं। ये मैं सालों से करता हूं। आई कैन सेंड यू रिकॉर्डिंग ऑफ सीए एंड सीएस बैचेस, उसमें भी मैं वही कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं। ठीक है, फेयर एनफ? यस, हाउस प्रॉपर्टी में हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, बट उससे पहले वी विल सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस। ओके, डाउट्स? सर आज बादल क्यों है, ये वाला डाउट कोई नहीं पूछेगा? यस, बोलो। ठीक है, ऑल गुड। आई वॉन्ट टू नर्चर यू, मैं आपको नर्चर करना चाहता हूं, बट एवरीवन वो आफे से बाहर हो गया ना, तो फिर क्लास का जो फ्लो है वो टूटता है। सर ये ऐसा क्यों, सर ये ऐसा क्यों, इसके लिए थोड़ा, ठीक है? यस, चलो टेस्ट के पहले आपको कुछ भी डाउट पूछना है मुझसे? यस यस माय डियर। हाँ, यू नीड टू नो। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ हाँ, सरचार्ज यू आर सेइंग, ओके। They should, and that is why middle class is angry. They should. Too much of taxes, too much of taxes. You are right, they should. बहुत ज्यादा है। मेरे को कंपनी का भी 25% बहुत प्रिक होता है, बहुत प्रिक होता है। इट इज टू मच, यू नो, कीप इट 15%। एंड सी स्टूडेंट्स, टैक्सेशन का प्रॉब्लम पता है क्या क्या है? अपन ने देखा ना, मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या आप बोल रहे थे, 42% जा रहा है। हैव यू हर्ड ऑफ कंट्री कॉल्ड नेदरलैंड? इज इट, मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, नेदरलैंड? वो यूरोपियन कंट्रीज है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दे हैव वेरी हाई रेट ऑफ टैक्स। जर्मनी, एंड देन यहाँ पे नीचे भी न्यूजीलैंड आप देखोगे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी स्कैंडिनेवियन नहीं है मुझे पता है, न्यूजीलैंड भी नहीं है मुझे पता है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, मैंने बोला स्कैंडिनेवियन कंट्री। उसके अलावा जर्मनी, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा न्यूजीलैंड। यही यही मैं बात कर रहा था। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो माय डियर, आई नो, मुझे मुझे पता है, आई नो जर्मन इज नॉट स्कैंडिनेवियन, बट ये जो कंट्रीज है, इंक्लूडिंग यूके, यहाँ पे इंक्लूडिंग यूके, यहाँ पे, अच्छा अगेन यूके इज नॉट अ कंट्री, आई नो, इट इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ कंट्रीज, आई नो, नहीं तो और कोई हाथ ऊपर कर कुछ बोलेगा। हाँ सुनो,
सो ये जो सारी कंट्रीज है, these countries are well known for their retirement benefits, they are well known for their schooling, उनके स्कूल में ही खाना दिया जाता है, so you don't have to send the tiffin with kids. I'm very serious. No matter how rich you are, स्कूल में ही सारा खाना मिलता है, बहुत न्यूट्रिशियस, बहुत हेल्दी खाना मिलता है, and you don't have to pay 1 rupee for healthcare. It is all taken care of by the government. In these countries, taxation is 40, even 45%. I forgot the name. It is कोई तो एक कंट्री है यार यूरोप की छोटी सी, forgot its name. तो नॉर्वे, आई थिंक नॉर्वे, डेनमार्क का भी मैंने सुना है। वो हॉलैंड वाली कौन सी कंट्री जिसके अंदर हॉलैंड है? नेदरलैंड्स है ना? नॉर्वे, अच्छा ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो वो वाली जो सारी कंट्रीज है यूरोपियन, इंक्लूडिंग जर्मनी, इंक्लूडिंग यूके, फ्रांस का मुझे नहीं पता, वहां पे आई हैव फ्रेंड्स स्टेइंग इन जर्मनी इन यूके, यूके में तो फैमिली रहती है, सो दे टेल मी व्हाट नॉट थिंग्स एंड दे आर हैप्पी टू पे टैक्स। अपना प्रॉब्लम ये है, टैक्स पे करने के बावजूद भगवान ना करे कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए बंदा, तो आपको दर बदर ठोकरें खानी पड़ेगी, यू हैव टू सेल प्रॉपर्टीज टू पे द हॉस्पिटल बिल। That is frustrating. That despite paying this 30%, 40% tax, things are horrid. So that is really frustrating. वो थोड़ा गलत है अपने इधर, but in the defense of government, they are trying their best. Government अपना best try कर रही है चीजें ठीक करने का, and we are the part of the problem. We are the citizens of India. We are the youth, you and I. Yes or no, everyone? यार अपने को थोड़ा step up करके चीजें ठीक करनी है ना. We have to make sure that we are not littering. we have to make sure that things are in order. हम ही एक दूसरे को कट मार के रास्ते पे गालियां मार के जाते हैं. चलो एनीवेज ठीक है, व्हाटएवर. सो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कपल ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके क्या करने वाले हैं? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. ओके, और मेरे जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसके नोट्स मोर और लेस रेडी है, 5 हेड ऑफ इनकम के. तो नेक्स्ट जो बुक है इट इज गोइंग टू फॉलो सून. बस फ्यू डेज में जैसे लॉ का बुक है ना, वैसे बाइंडेड बुक आ जाएगा. थोड़ा सा उसमें मैं करेक्शंस कर रहा हूँ और थोड़ा सा उसको फैंसी बना रहा हूँ. सो यू विल गेट दैट बुक. ओके फाइन. चलो लेट अस गो टू द टेस्ट. द टेस्ट इज ऑन योर ऐप. द टेस्ट इज ऑलरेडी लाइव और आज का टेस्ट ऑनलाइन है एंड्रॉइड ऐप के ऊपर. आई जस्ट रिक्वेस्ट मैम टू कम एंड टू हेल्प यू. प्लीज ओपन योर ऐप. हमारे लिए भी नया है वो. अरे सात्विक माय डियर, मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी है.